वैसे तो बंगाल की धरती से जब आप देखें कोई भी कवरेज तो आपको पता होता है हर सुबह एक नए बवाल के साथ शुरुआत होती है, लेकिन कुछ ऐसे बवाल होते हैं जिनकी आहट या फिर कह लीजिए ऑडियो काफी दिनों तक चलता है। उन्हीं में से एक प्रशांत किशोर जी, मुख्य रणनीतिकार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए, जो इस बार चुनावी मैदान में है मोदी के खिलाफ। जी हाँ, बीजेपी के खिलाफ, लेकिन मोदी के खिलाफ। और खास तौर पर ये चर्चा जो छिड़ी है वो उस ऑडियो चैट लीक के बाद जिसमें प्रशांत किशोर जी, ममता बनर्जी के मुख्य रणनीतिकार, पत्रकारों से बात करते हुए मोदी और मोदी की लोकप्रियता का जिक्र कर रहे हैं। तो पहला सवाल आपसे यही कि क्या कहीं दिल के किसी कोने में मोदी के लिए चाहत अब भी बाकी है, क्योंकि मोदी प्रशंसक आप लग रहे हैं, और क्या उनकी लोकप्रियता का लोहा बंगाल में आप मान रहे हैं खुलकर? नहीं, पहली बात तो जो आपने दर्शकों को बताया ऑडियो लीक, देयर इज नो ऑडियो लीक टू द बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग। जितना मैं समझता हूँ, जो जिस प्लेटफॉर्म पे वो चर्चा हो रही है वो ओपन प्लेटफॉर्म है। ये तो ऐसे हो गया कि मैं और आप बात कर रहे हैं, कोई दर्शक जो आज तक का दर्शक नहीं है वो इसको टेप करके और कह दे कि अंजना और प्रशांत किशोर के बात को हमने लीक कर दिया। तो ये ओपन प्लेटफॉर्म है। चैट बॉक्स या चैट हाउस जो भी ऐप का नाम है, क्लब हाउस, वो ओपन प्लेटफॉर्म है, वो क्लोज प्लेटफॉर्म नहीं है जिसको कि लीक करने की जरूरत है। दूसरी बात कि उस बातचीत के दौरान क्या कहा गया और क्या रिलीज किया गया, मैंने अपने ट्वीट में भी ये बताया है कि आपको पूरा, अगर आपको लगता है कि मैंने ऐसा कुछ कहा है तो आपको पूरा ही चैट को लीक करना चाहिए। उसको सिलेक्टिवली क्यों कर रहे हैं? मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। इस देश में सारे लोग क्रिकेट और बॉलीवुड के बड़े फैन। क्रिकेट का एक एग्जांपल ले लीजिए। मैच की शुरुआत में आप जाकर इंडियन कैप्टन से पूछते हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, और आप इंडिया के कैप्टन से पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलिया तो बड़ी मजबूत टीम है, आपको क्या लगता है, क्या चांसेस? व्हाट वुड यू हियर फ्रॉम द कैप्टन ऑफ इंडिया? Yes, Australia is a world champion team. They have world-class players, and they are the team to beat, and we take them very seriously. लेकिन हमारे पास अपने प्लेयर है, हमारी अपनी रणनीति है, और हम इनको, अगर हम उसको एग्जीक्यूट कर पाए तो हम इनको हराएंगे। सपोज कीजिए मैंने ये बात आपको कही, आप एज ए पत्रकार दूसरा हिस्सा हटा दें और पहले हिस्से को इस तरह से चलाए ब्रेकिंग न्यूज करके कि भारतीय कप्तान ने मैच की शुरुआत से पहले ऑस्ट्रेलिया से हार मानी। अपने प्रतिद्वंदी को या अपने कॉम्पिटिटर को या उनके स्ट्रेंथ को समझना, उसको अप्रिशिएट करना कमजोरी नहीं है। लोहा मानते हैं नहीं, मैं मोदी की लोकप्रियता का लोहा मानते हैं ना प्रशांत किशोर? लोहा मानने की बात नहीं है। बात यह है कि बाय नेचर और नीतिगत तरीके से भी अगर आप कह लें तो मेरा ये स्वभाव है कि मेरी जिनसे भी मेरा कंपटीशन है, मैं उस व्यक्ति की जो ताकत है उसको 2% बढ़ाकर ही एसेस करके रखूंगा। अगर मेरे सर्वे में, मेरे असेसमेंट में या मेरे टीम के समझ में मोदी जी की लोकप्रियता 40% है, तो मेरा हमेशा उनको ये सुझाव होगा कि भाई इसको 50 मानो और तब तैयारी करो। क्योंकि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, और किस परिप्रेक्ष्य में मैंने वो कहा है कि मोदी जी बहुत लोकप्रिय हैं। मोदी जी बहुत लोकप्रिय हैं, इस बात को मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो भाई लोकप्रिय हैं तभी प्रधानमंत्री हैं। 20 करोड़ जनता ने उनको वोट करा है। लोगों ने सवाल ये किया कि भाई आप कह रहे हैं बंगाल में तृणमूल जीत रही है, क्या इस पर कायम है? मैंने कहा बिल्कुल कायम है। लोगों ने कहा उनको कितना सीट आएगा? मैंने कहा उनको 100 से कम आएगा। मैंने ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहा है। तो फिर पत्रकारों ने ये सवाल किया कि भाई लेकिन उनको 40% वोट आ रहा है। तो मैंने उसके जवाब में ये बताया कि वो 40% वोट क्यों आ रहा है। उस 40 और जिस पार्टी को भी 40% वोट बंगाल जैसे बड़े राज्य में आएगा उसको आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, और आपको ये देखना पड़ेगा कि वो 40% वोट समाज के किन वर्गों से या किन विषयों पर उनको मिल रहा है। मैंने उसमें ये जरूर बताया, और फिर से मैं आपके दर्शकों के लिए रिपीट कर देता हूँ ऑन रिकॉर्ड, ताकि ये कोई लीक ना रहे और ये 2 मई को इस्तेमाल किया जाए। अरे बिल्कुल, मैंने जो कहा मैं उसको रिपीट किए देता हूँ। तृणमूल यहाँ भारी बहुमत से जीतकर आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी की ताकत नहीं है, या आप इसको दूसरे शब्द में ऐसे कहें कि बीजेपी की बहुत ताकत है, इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी जीत रही। दोनों चीज एक नहीं है। लेकिन 100 सीटों से ज्यादा आएगी तो आप बिल्कुल छोड़ देंगे काम। ये बात तो मैं आपके कई प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूँ। मैं जो भी काम मैं करता हूँ जिसकी वजह से आप मेरे से बात कर रहे हैं, रणनीतिकार कह रहे हैं, मैं अपने आप को पॉलिटिकल एड कहता हूँ, कोई मैनेजमेंट कहता है, जो जिस भाषा का भी सब उपयोग है, जो काम मैं करता हूँ इस काम को करने का आगे कोई मतलब नहीं है अगर यहाँ बीजेपी को 100 से ज्यादा सीटें आए। ऐसा मेरा अपना, मैं आपकी बात को काउंटर करती हूँ 2 बातें कह। जी बिल्कुल।
आपका ये कहना कि ममता बनर्जी ही जीतेंगी आफ्टर थॉट है, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? आप भाई सुनिए, आफ्टर एक थॉट सेकंड नहीं, से- मैंने दिसंबर में कहा है। चैट लीक होने के अरे बाद नहीं, मैंने अरे दिसंबर लीक में होने कहा के है। बाद, सर सुनिए मैंने ना, दिसंबर ऑडियो में चैट कहा। लीक होने के बाद कोई पहली बात फिर- तो आप करेक्ट कीजिए फिर अपने आप को। उसको- कोई आप पहले- सुनिए तो मेरी बात। नहीं, कैसे वो सुने? आप काउंटर पहले सुनिए, पॉइंट तो नहीं, सुनिएगा ना। मेरी बात पहले- स्ट्रैटेजी भाई- कैसे बनाइएगा नहीं, जब पहले सुन इंटरव्यूअर लीजिए। का सवाल ही नहीं, नहीं सुन तो लीजिए आप। उसी वीडियो, उसी लीक में एक लीक आगे कुछ का नहीं हिस्सा है। ये भी है लीक जब कुछ एक नहीं है। महोदय बातचीत के दौरान कहते हैं कि अरे इसमें से तो एक महिला या एक पुरुष कहते हैं जी। कि अरे इसका तो एक स्क्रीनशॉट किसी ने डाल दिया बिल्कुल। सोशल मीडिया पे। सुनिए, उसके बाद पूरी मैंने बात- क्या कहा? पूरी बात आपने कहा ठीक है डाला होगा, डाला होगा। फिर दूसरा सुनिए, तो मैंने क्या कहा? नहीं लेकिन नहीं फिर होल्ड ऑन, शांति छा जाती है। नहीं नहीं, फिर एक व्यक्ति कहते हैं कि ऐसा होगा कि कोई हमारी बात रिकॉर्डिंग भी कर रहा है। हाँ ठीक है। तो फिर उस पर काफी मेरा जवाब क्या है उस पे? गंभीरता छा गई। नहीं, मेरा जवाब क्या मामला है? शांत नहीं, हुआ। कोई शांत नहीं हुआ। ये कि आप जबरदस्ती का रिकॉर्डिंग हो ऑप्टिक्स रही बना- थी। अरे भाई, आप जबरदस्ती का ऑप्टिक्स बना रहे हैं। जब ये बात कही गई है उसके बाद 45 मिनट तक वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे बातचीत चलती रही है। मेरा स्टेटमेंट उस पर किसने क्या कहा मैं नहीं जानता हूँ। मेरा स्टेटमेंट ये है कि भाई इस प्लेटफॉर्म पे अगर कोई कर भी रहा है, आप तो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि इस बात मैं जो बात कह रहा हूँ वही बात आप कह रहे हैं कि किसी ने ये बताया कि लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैंने क्या कहा कि रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ठीक है, करने दीजिए। हम उसके तो बाद वही बात, वाले हिस्सों में मोदी की ज्यादा बात नहीं बिल्कुल है। बात हुई है। उसके बाद सारी बात हुई है। 45 मिनट की जो चर्चा है उसमें ज्यादातर जो बात है वो ये मुझे लगता है कि पहले 10 मिनट में ही किसी ने ये बात को उठाया। मैंने ये कहा कि मैं वही बात कह रहा हूं जो मैं बात पब्लिकली कहता हूं। लेकिन ये कहना जब आप कह रहे हैं कि मैं ममता अभी बनर्जी- मैं कह रहा हूं, आप लीक की बात छोड़ दीजिए, मैं आपके टेलीविजन पे कह रहा हूं कि मोदी जी बहुत पॉपुलर हैं यहाँ। इससे क्या दिक्कत है? भाई पॉपुलर हैं। अगर बीजेपी को यहाँ 40% वोट मिल रहा है, बंगाल जैसे बड़े राज्य में उनको लोकसभा में 18 सीट मिली है, कुछ तो वजह होगी तभी मिली होगी। मैं उनमें से लेकिन नहीं आपके हूं। बोलने का मतलब है ना कि बाजी पलट रही है। उससे किसने कहा? संकेत है। बीजेपी ने किसने कहा कहा आपने ये? हथियार डाल दिए। अरे भाई बीजेपी आपने जो कहा चाहे कि कह ले। ममता की सरकार भाई नहीं बन बीजे- रही अरे है, भी- अब मोदी अरे की भाई, सरकार बन अच्छा रही है। आप मुझे आपने सुना दीजिए। दलितों में- अरे आप आपने- सुनिए, ऐसा नहीं, आप दलितों के वोट में आपने अरे कहा मेरे कि भाई- दलितों का भी एक बड़ा हिस्सा जा दे रहा रहा है बीजेपी मैं के अभी साथ। आपको कह देता हूँ, आपको कह देता हूँ इसमें। मथुरा समुदाय आपने कहा अरे भाई बीजेपी को मथुरा वोट दे दलित रहा का है। हिस्सा है, पहले तो ये समझ हाँ। लीजिए। मथुरा या नामशूद्र जो हैं वो दलित समाज का एक हिस्सा है। मैं आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड, लीक की बात क्यों कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह देता हूं ये बात कि दलितों का एक बड़ा समुदाय। और आपको मेरे कहने की जरूरत नहीं है, CSDS के सर्वे में ये बात प्रमाणित तौर पे कही गई है कि लोकसभा के चुनाव में करीब करीब 80% से ज्यादा दलितों ने बीजेपी को वोट किया। मैंने अपने चैट में जो सो कॉल्ड आप लीक जिसको बता रहे हैं, मैंने ये कहा कि बाई लार्ज SC समुदाय में और उसमें खासकर जो मथुरा समुदाय के लोग हैं वो बाई लार्ज बीजेपी को वोट कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं कर रहे हैं जितना लोकसभा में कर रहे थे। ये बात कही है मैंने, और इसमें छुपाने की क्या बात है? सवाल ये बात तो नंबर सामने 3, है। सवाल नंबर 3, आपने ध्रुवीकरण को खुलकर स्वीकारा है। बिल्कुल आप एक स्वीकारा है, पूरी बिल्कुल बात स्वीकारा है। प्रशांत किशोर आ जाए, शुभेंदु अधिकारी आ जाए, कुछ नहीं होता है। जो हिंदू वोट है वो हिंदू वोट है, ये आप कह रहे हैं। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी को जो 40% वोट मिल रहा है, मैं फिर से आपके दर्शकों के लिए रिपीट मैं किया सवाल देता पूरा हूं। होने दीजिए मैंने सर, मैं बड़ा पूरी रिपीट टोक नहीं, रहे हैं आप क्योंकि आज आप उल्टा बात कह रहे हैं ना। मैंने ये कहा कि बीजेपी को जो वोट मिल रहा है उसके 4-5 जो की कंपोनेंट हैं वो मोदी जी की पॉपुलैरिटी है उसकी वजह से मिल रहा है, ध्रुवीकरण है इसलिए उनको वोट मिल रहा है। स्वीकारा है आपने तो। अरे स्वीकार क्या करना, मैं कह रहा हूं इसमें। आप तो ऐसे कह रहे हैं स्वीकारा जैसे कोई बहुत बड़ी सीक्रेट है जिसको मैंने पीछे से स्वीकार कर लिया। तीसरी बात मैं आपको फिर से स्वीकार कर, अगर वो स्वीकारना है तो मैं फिर से स्वीकार कर लेता हूं। मोदी जी की पॉपुलैरिटी, ध्रुवीकरण, SC समुदाय का एक बड़ा हिस्सा जो बीजेपी को वोट कर रहा है, और हिंदी भाषियों में बीजेपी की पकड़, ये चारों चीजों का महत्वपूर्ण योगदान है बीजेपी के 40% वोट में। लेकिन सच्चाई, जितनी बड़ी सच्चाई ये है, इतनी बड़ी सच्चाई ये भी है कि 40% अगर वोट बीजेपी को आ रहा है तो तृणमूल को 45-40% तो वोट आ रहा है। 40% के साथ वो 100 सीट नहीं ले नहीं पाएंगे। नहीं ले पाएंगे, यही नहीं तो ले मैं आप पाएंगे। नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल, तो मैं आपको यही बताना चाह सीट रहा वाइज हूं। आपको लग रहा है कि नहीं मिल पाएगा उनको? सीट वाइज, जीत के रीजन करीब पहुंच वाइज के सबसे बड़ा ऑपोजिशन बनेंगे, लेकिन मैं आपको 100 यही नहीं। बता रहा हूँ कि लोकसभा में भी उनको 41% वोट आया था। लोकसभा में वो 18 सीट जीते, और अगर उसको आप असेंबली में कन्वर्ट करेंगे तो वो 120-121 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी आगे थी। तृणमूल 164 विधानसभा में आगे थी। बीजेपी को जीतने के लिए 150 के पार होना है। तो मेरा पूरा ये है कि भाई 40-41% का जो वोट शेयर है बीजेपी का, वो इन वजहों से है, उसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर कुछ है तो वो घट ही रहा है। अब सिक्के का वो पहलू जो सवाल आपने मेरा काटा था, मेरा कौन सा? सवाल दरअसल ये था कि
आपने उसमें मुस्लिम तुष्टीकरण को स्वीकारा है? बिल्कुल नहीं। क्या आपने ममता बनर्जी को मुस्लिम तुष्टीकरण का कसूरवार ठहराया है? जब आपने कहा है कि सौभाग्य दुर्भाग्य, लेकिन इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण करती रही है। देखिए, अब यही बात है, जब किसी भी चीज को, मैंने कहा ना, जैसे वो ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाला, कि आपने एक पार्ट को काट दिया और एक पार्ट को घुमा रहे हैं। इफ को हटा दीजिए, इफ समवन विंस, और इफ को हटा दीजिए और कहिए कि ये कह रहे हैं समवन विंस। ममता दीदी के बारे में ऐसी प्रोफेशनली पूछ रही हूँ मैं, प्रोफेशनली अब क्या है उनकी वो चीज जो आपको लगता है उनको इस बार, जैसे उन्होंने खेला हॉबी किया, उनकी जो ताकत है, हाँ। वो ग्रासरूट की उनकी जो समझ है, जो उनकी एनर्जी है, जो लोगों से कनेक्ट करने की उनकी क्षमता है, वो अनमैच्ड है। क्या अभिषेक बैनर्जी दीदी आपको बहुत आर्टिकुलेट शायद कभी ना दिखें, लेकिन हर नेता का एक अपना तरीका है। जनता ने अगर उसको प्यार किया है, उसको वोट किया है, तो कुछ तो उसमें अच्छी बातें होंगी। और वो अच्छी बात दीदी में ये है कि उनका जो पीपल कनेक्ट है, वो शायद बहुत तेरे नेताओं से अच्छा है। क्या अभिषेक बैनर्जी का एक बैगेज हो गया उनके लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों में भतीजा बार बीजेपी के लिए, क्या वो अननेसेसरी बैगेज हो गया? मुझे नहीं लगता है। अभिषेक बैनर्जी पार्टी में एक महत्वपूर्ण लीडर है, और उसको ना बहुत ज्यादा करके आंकना चाहिए, ना बहुत कम करके। पार्टी को ममता बनर्जी चलाती हैं, पार्टी की नेत्री ममता बनर्जी हैं, इस राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, और जो लोग भी ममता बनर्जी को थोड़ा बहुत भी जानते हैं, उनको ये पता है कि ये 24/7 हैंड्स ऑन पॉलिटिशियन है। ऐसी नहीं है कि वो बैठी हुई है और कोई दूसरा आदमी चला रहा होता है। एक छोटी सी बात, छोटा सा डिसीजन भी जो पार्टी में होता है, वो दीदी के इन्वॉल्वमेंट, उनके कॉन्करेंस, उनके सजेशन के बगैर नहीं हो सकता है। तो कोई आदमी, चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, बक्सीदा हो, पार्थोदा हो, बॉबी हकीम हो, दूसरे लोग हों, जो भी बड़े नेता हैं, उनका सबका अपना सम्मान है, उनकी जगह है, उनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अल्टीमेटली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू ममता बनर्जी। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 1.5 साल में कोई भी ऐसा बड़ा या छोटा डिसीजन जिसका कोई मटेरियल इंपैक्ट हो सकता है, ऐसा नहीं हुआ है जिसमें दीदी खुद इन्वॉल्व ना हो। पैर में जो उनकी चोट आई नंदीग्राम में, जी, व्हीलचेयर वाला मामला, उस पे जब गृह मंत्री से बात होती है, वो कहते हैं कि आप ममता दी को कहिए कि आप वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करें। अब देखिए, क्या ये इमोशनल सेंटिमेंटल वोट लेने का की स्ट्रैटेजी है जो बीजेपी कह रही है? देखिए, अब गृह मंत्री क्या कह रहे हैं, मैं उसका जवाब तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन जो सच्चाई है, लेट्स पुट द फैक्ट। दीदी वहां प्रचार कर रही थी, उनको चोट लगी। कुछ लोगों का कहना है कि वो एक्सीडेंटल था, कि भाई प्रचार करने में चोट लग गया, पैर में हेयर क्रैक फ्रैक्चर है, क्या है मुझे एकदम एग्जैक्ट जानकारी नहीं, लेकिन फ्रैक्चर है, तभी वहां पे प्लास्टर लगा हुआ है। 3 दिन हॉस्पिटल में रही। इलेक्शन कमीशन, जो कि अभी सरकार के लिए, सरकार को चलाने के लिए या लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के आधार पे वहां के एसपी को सस्पेंड किया, दीदी के सिक्योरिटी के इंचार्ज को चेंज किया, कई ऑफिसरों पे कार्रवाई की है। उसके बाद एक मल्टी एजेंसी प्रो को ऑर्डर किया। ये तो आप मानते हैं कि उनको चोट लगी। अब उसके 2 पहलू हैं, कोई कह रहा है कि चोट एक्सीडेंटल लग गई, कोई कह रहा है कि नहीं, चोट इसलिए लगी क्योंकि भीड़ में कुछ लोग बदमाशी कर रहे थे। ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, और तृणमूल का ऑफिशियल स्टांस यही रहा है कि इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए, और जो कुछ भी जिन किसी की भी गलती है उस पर उस अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। अब जरा कुछ बिहार के मामले पे आते हैं। देखिए, आपने बहुत मेहनत की और आपने खुद भी स्वीकारा कि अगर आपने एक पहले छवि बनाई है, तो अगर आप प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, उसको दिखाइए खुलकर। फिर आप उसको बात को एक पार्ट को ले रही हैं। मैंने कहा आप जो हैं वो जनता को दिखना चाहिए। इशू पर आते हुए जब हम सेंट्रल फोर्सेस की बात करते हैं, क्या कूच बिहार के मामले में जो ममता बनर्जी कह रही है कि जानबूझकर ये सेंट्रल फोर्सेस ने किया है, क्या ये सही नैरेटिव है किसी मुख्यमंत्री पद की दावेदार के लिए बोलना कि जानबूझकर सेंट्रल फोर्सेस ने ये नरसंहार कर दिया? मैं बता रहा हूँ क्या है। दीदी का आप ऑफिशियल स्टेटमेंट देखिए जो उन्होंने नंदीग्राम में दिया। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ को लेकर जो भी संदेह लोगों के मन में है, ये हस्तक्षेप कर रहे हैं या फ्री एंड फेयर पोल नहीं कर रहे हैं, सीआरपीएफ के जवानों की, सीआरपीएफ फोर्सेस की, सेंट्रल फोर्सेस की गलती नहीं है। ये गलती दीदी के शब्दों में सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जो कि उसको ऊपर से डायरेक्ट या मिसडायरेक्ट कर रही है। गवर्नर को फोन करने लगी। बिल्कुल, ये तो सही बात है। क्या दिक्कत है? ऑप्टिक्स नहीं भाई, ऑप्टिक्स क्या है भाई? गवर्नर यहाँ के हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। बैठ गई। अरे बूथ पे नहीं बैठी है, बूथ के बाहर बैठी है, क्योंकि उनका बूथ एजेंट वहां से सो कॉल्ड बीजेपी के गुंडों के डर से भाग गया। तो एज ए कैंडिडेट दिस इज ए रूटीन प्रैक्टिस। आपने इतना इलेक्शन कवर किया है, कहीं बूथ पे गड़बड़ी होती तो कैंडिडेट को दौड़ के जाना पड़ता है वहां पे। कैंडिडेट के तौर पे वहां पे गई, और वहां से उन्होंने गवर्नर, जो कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, सबसे सीनियर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, उनको उन्होंने फोन किया। बाहर निकलकर जब पत्रकारों से उन्होंने बात किया, तो उन्होंने, ये सेंट्रल फोर्सेस की बात को मैं कंप्लीट कर लूं, उन्होंने कहा कि मैं कोई भी गलती सेंट्रल फोर्सेस की नहीं है,
जो लोग उनको डायरेक्ट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनका पॉलिटिकल मोटिव है। उनके डायरेक्शन पर वो गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, ये ऐसा लोगों को ये ऐसा दीदी का नरसंहार कर रहे हैं। यही मैं बता रहा हूँ, दीदी का ये आरोप है। जैसे गृह मंत्री का आरोप दीदी पर है, वैसे दीदी का आरोप ये है जो कूच बिहार में हुआ। कूच बिहार में 5 लोग सेंट्रल फोर्सेस की गोली से मारे गए हैं। किसी भी डेमोक्रेसी में कोई भी लीडर या कोई भी जो लोकतंत्र में भरोसा रखता है वो इसको दुखद नहीं मानेगा। 5 लोगों की जान गई है और वो पोल रिलेटेड वायलेंस में नहीं गई है, सीधा सेंट्रल फोर्सेस से फाइट में गई है। 5 गरीब आदमी या 5 सामान्य नागरिक अगर अपनी जान उसकी चली जाती है पुलिस फायरिंग में, तो एज ए लीडर आप उसको बात को उठाएंगे नहीं। अमित शाह तो कह रहे हैं कि उन्होंने लोगों को भड़काया, किन्होंने भड़काया? इस वजह से अरे भाई ममता दी ने वो उनका एक भाषण कोट कर रहे हैं। फिर देखिए वही बात है, इसकी वजह से क्या कहा दीदी ने? दीदी ने कुछ नहीं भड़काया। दीदी ने ये कहा सेंट्रल फोर्सेस ने शौक से तो गोली चलाई नहीं होगी, इतना हमारा आप दोनों अरे मानते हैं। भैया तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है आप ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि दीदी ने क्या कहा, पहले तो इस बात को तोड़ मरोड़ के बताया जा रहा है। दीदी ने कहा कि मैं खासकर महिलाओं को, इस राज्य की महिलाओं को ये बता रही हूं कि अगर सेंट्रल फोर्सेस आपको वोट देने में दिक्कत कर रही हैं तो आप उनका घेराव कीजिए। घेराव इज ए परफेक्टली डेमोक्रेटिक वे ऑफ रजिस्टरिंग योर प्रोटेस्ट। उन्होंने कहीं नहीं कहा है फोर्सेस का घेराव। बिल्कुल, अगर आप मुझे वोट नहीं देने दीजिएगा तो आपको पीसफुल तरीके से आपको घेराव करने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल घेराव करने की बात पीसफुल कौन कहिए। इंश्योर करेगा सर? अरे भैया तो आप गोली चला दीजिएगा, कोई आपका घेराव करने आएगा। इस डेमोक्रेसी में कोई अगर घेराव तो रिपोर्ट आनी बाकी है, वो कह रहे हैं कि उनकी जान को सुनिए, वो ठीक है, वो जो कह आप रहे हैं। जानते हैं कि फिर वही हथियारों बात का है। बीरभूम से सर जिंदा नहीं, बॉम्ब फिर- बरामद नहीं, नहीं फिर हुई। वही बात हो मैं गई। कह रही हूँ कि फिर आप- देखिए आप- जो परिस्थितियां जो लोग हैं यहाँ नहीं, हिंसा का नहीं, इतिहास नहीं, है। नहीं, नहीं, जी। नहीं, एक मिनट। आपने कहा कि कोई लीडर कह रहा है कि भाई ये बात आपकी नहीं मानी जा रही तो इनका घेराव कीजिए। तो अगर घेराव करना अनडेमोक्रेटिक हो गया और गोली चलाना डेमोक्रेटिक है, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मतलब दीदी ने कहा कि अगर आपको वोट देने में कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो आप उसका घेराव कीजिए। घेराव करना, जहां तक मैं समझता हूं, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, जिस भाषा में भी आप समझना चाहते हैं, इट्स ए परफेक्टली डेमोक्रेटिक वे ऑफ रजिस्टरिंग योर प्रोटेस्ट अगेंस्ट वट एवर यू थिंक इज नॉट राइट। लेकिन गोली चलाना तो राइट नहीं है। लेकिन अगर राइट है तो लेट द इन्वेस्टिगेशन कम। और एज ए चीफ मिनिस्टर और एज ए लीडर ऑफ बंगाल, सी इज विद इन हर राइट। अब आप देखिए, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि 3 दिन तक कूच बिहार में कोई नहीं जाएगा। मैं आपको एक घटना बता रहा हूं 2014 के लोकसभा इलेक्शन का। मोदी जी आए थे पटना, गांधी मैदान में बम ब्लास्ट हुआ, वहां पर कुछ लोगों की जान चली गई। अगले ही दिन मोदी जी गुजरात से उन पीड़ित परिवारों से मिलने आए। तो क्या वो पॉलिटिक्स कर रहे थे? इलेक्शन कमीशन ने उनको उस समय रोका। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन मुख्यमंत्री को कह रहा है कि आप नहीं जा सकते हैं कूच बिहार में, जबकि फैक्ट ये है कि कूच बिहार में इलेक्शन खत्म हो गया। ऐसा भी नहीं कि कूच बिहार में इलेक्शन अभी चल रहा है, चुनाव खत्म हो गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि एज ए चीफ मिनिस्टर और एज ए लीडर यू कैन नॉट गो एंड मीट द विक्टिम्स। मैं आपके दर्शकों पर छोड़ता हूं कि आप देख लीजिए कि किसकी गलती है यहाँ पे। ठीक है, उनका ये प्लाइट है कि इससे मामला और बिगड़ सकता है। किसका प्लाइट है ये? किसका प्लाइट है? इलेक्शन कमीशन का। पहले तो इलेक्शन कमीशन ने वहां के एसपी को बदला। वहां पर जो अभी एसपी हैं, जो दीदी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, वो एसपी रेगुलर एसपी नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन द्वारा अपॉइंटेड है। पूरी प्रशासन, पूरी लॉ एंड ऑर्डर की जवाबदेही इलेक्शन कमीशन की है। उनके मातहत 5 लोगों की जान गई है और वही आज सुपरमेसी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और दोष दूसरे पर लगा रहे हैं। रिपोर्ट का इसके लिए इंतजार करते हैं। आखिरी सवाल वक्त है इस इंटरव्यू के खात्मे का, इसीलिए अंत की तरफ आते हुए 2 मई के लिए आप कह रहे हैं ममता दी की सरकार बनेगी और 100 से कम सीटें बीजेपी। तृणमूल इज विनिंग एंड विनिंग बिग। बीजेपी विल स्ट्रगल टू क्रॉस 100, दे विल बी बिलो 100 एंड इफ it doesn't happen that way, you can hold me accountable, call me कि भैया अब ये जो काम आप करते रहे हैं 2, 4, 5, 10 सालों से, इस काम को आपने कहा था कि आप छोड़ देंगे और मैं आपको बताऊंगा कि हाँ जी मैंने छोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर सवाल का अपने अंदाज में जवाब देने के लिए प्रशांत किशोर जी। प्लेजर आपसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो आपने प्रशांत किशोर जी को सुना, पूरी रणनीति जो बंगाल की उनकी है, कह रहे हैं अपनी बात पर मैं कायम हूं। मोदी की लोकप्रियता बंगाल में है, इसको मैं खुलकर सबके सामने कह रहा हूं, लेकिन इसी के साथ ये भी कह रहा हूं कि 100 पार करना बीजेपी के लिए एक बड़ा स्ट्रगल शब्द उन्होंने यूज किया है। बहरहाल 2 मई के नतीजों का इंतजार करते हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।